हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस YouTube चैनल में। और आज की जो क्लास है फिजिक्स की बड़ी जबरदस्त होने वाली है, जहां हम पढ़ने वाले पोटेंशियल एनर्जी पार्ट 2। प्रीवियस क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, फॉर्मूला, क्या रिलेशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन में कब कन्वर्ट होती है, वर्क डन कब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दो या दो से ज्यादा आपके पास चार्जेस अवेलेबल हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से निकाली जाती है, उसके कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के बारे में बात की थी। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए थे मैंने। आज की क्लास भी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और हमें उन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में डाउट होता है, हम गलतियां करते हैं या स्किप करते हैं या फिर रटते हैं। तो हमें रटना नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स हमेशा कॉन्सेप्ट समझने वाला सब्जेक्ट है। इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप फिजिक्स के साथ में चुटकियों में खेलना चालू कर देंगे। आगे मेरी बात समझे तो रटना बंद करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना चालू करो। तो आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल एंड वर्क डन। किसी भी डाइपोल से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, ठीक है, द्विध्रुव पर किया गया कार्य और स्थिति द्विध्रुव बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना। 12th क्लास नीट आईआईटी जेईई एनटीएससी अकॉर्डिंग टू ऑल बोर्ड सिलेबस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब कुछ यहाँ बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो आप नोट्स प्रिपेयर साथ के साथ करते रहिएगा ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स से बेस्ट स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले डाइपोल की। सपोज करो डाइपोल में इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्थिति द्विधा की डेफिनेशन यही होती है कि चार्जेस को हम कहां से लाते हैं, इनफाइनाइट से लेकर आते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मैं यही मानता हूं कि मैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल लेकर आ रहा हूं, द्विध्रुव लेकर आ रहा हूं। कहां से? अनंत से लेकर आ रहा हूं, इनफाइनाइट से लेकर आ रहा हूं, बहुत दूर से लेकर आ रहा हूं। लाना इस तरीके से है कि E और P यानी द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो देखो मैं लेकर आता हूं इस तरीके से, इस साइड तो रहे -q, इस साइड है +q। P यानी डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस होता है, तो ये लीजिए, ये P का डायरेक्शन हो गया, ये P का डायरेक्शन हो गया। तो मैं इस द्विध्रुव को उठा के लेकर आ रहा हूं। सपोज करो यहाँ पे इसकी एंट्री हो गई है, क्या पूरा का पूरा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है? नहीं आया है, क्योंकि -q आया है, मतलब +q तो बाहर ही रह गया। तो मुझे -q +q को उठाकर यहाँ पर रखना है। तो जब मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूं तो -q आगे आएगा, +q पीछे पीछे आएगा। तो सपोज करो ये आ गया आपका -q और यहाँ पर आ गया आपका +q, ये आ गया, देखिए, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a आ गया। जब आप इस डाइपोल को लेकर आते हैं इस तरीके से कि E और P दोनों का डायरेक्शन सेम है, A का डायरेक्शन भी P का डायरेक्शन भी सेम है, तो आपको सबसे ज्यादा वर्क डन किस चार्ज पे करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा कार्य किस चार्ज पे करना पड़ेगा। तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। तो यहां से देखिए सबसे ज्यादा जो चलेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज मूव करेगा, ट्रेवल करेगा, जो विद्युत क्षेत्र में सबसे ज्यादा चलेगा, जो दूरी तय करेगा, उसी पे हमें सबसे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो देखो -q सबसे ज्यादा चल के आ रहा है +q से, कितना ज्यादा चला, 2a ज्यादा चला। जब यहाँ -q था तो +q इधर था। आगे मेरी बात समझ में, लेकिन मुझे इसको विद्युत क्षेत्र में रखना, तो मैंने और आगे किसका दिया, तो यहां से यहां तक -q 2a ज्यादा चलकर आ गया है +q से, तो -q को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अतः -q आगे इस पर किया गया। भाई मैं -q को लेके आता हूं, +q खुद इसके पीछे पीछे आ जाएगा, क्योंकि -q +q एक पैर के रूप में, एक जोड़े के रूप में, तो मैं -q को यहाँ पे लेके आया तो +q आ गया। मुझे कार्य करना पड़ेगा -q के लिए, सबसे ज्यादा कार्य -q के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंट्री पर ही है।
मेन गेट पर खड़ा है, तो अभी जब मैं इसको अंदर लाऊंगा तब मैं कार्य करूंगा, लेकिन इस मेन गेट से इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोज करो ये बाउंड्री है, यहाँ पर इस बाउंड्री से माइनस क्यू इतना अंदर आ गया, तो मुझे सबसे ज्यादा वर्क डन किसके लिए करना पड़ा, माइनस क्यू के लिए करना पड़ा। और इसी गेट पर, इसी बाउंड्री पर अभी प्लस क्यू यहीं का यहीं है, समझ गए। फिर भी नहीं समझ आता तो मैं एक बात कहता हूँ, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एंट्री गेट है, एंट्री गेट, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड चालू होता है। फिलहाल माइनस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू यहाँ है, तो दोनों ही बाहर है, लेकिन जब मैं इसको अंदर लेके आता हूँ तो प्लस क्यू यहाँ आ जाए और माइनस क्यू यहाँ आ जाए, तो प्लस क्यू तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, विद्युत क्षेत्र की जो लास्ट सीमा है, जो बाउंड्री है वहीं पर ही है, तो इसके लिए ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना चलकर आ गया है, इसका मतलब हमें माइनस क्यू के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है, ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। कितना करना पड़ रहा है तो देखो, आता है माइनस क्यू आवेश पर किया गया कार्य, सो टोटल वर्क डन वो माइनस क्यू चल रहा है, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। और दूरी देखो कि विस्थापन कितनी है, कितना ज्यादा चलकर आया है, ये यहां से यहां तक चलने में से 2a डिस्टेंस ज्यादा चलनी पड़ी है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2a। अब बात करते हैं फोर्स की, और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स होता है F इक्वल टू QE। माइनस चार्ज के लिए बात की जाए तो मैं लिख सकता हूं माइनस QE इंटू 2a। अब देखिए वर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2a की बात करते हैं हम, तो ये होता है P द्विध्रुव आघूर्ण 2QA। तो देखिए P यानी डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हम यहां पे लिख देता हूं माइनस Q और 2a मिलकर बनाते हैं P, और ये बना दिया E। ये मेरे को वर्क डन करना पड़ गया इस डायपोल को यहां तक लाने में, कहां से, इनफाइनाइट से यहां पर लाने में मुझे इतना वर्क डन करना पड़ा। अब बात करते हैं इसको घुमाने की, मैं डायपोल को घुमाना है हमें, ठीक है। तो मैं ये वर्क डन आपको यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो फिलहाल अंदर लाने के लिए जो वर्क डन किया उसके मैं लिख देता हूं W1, और इसकी वैल्यू हो गई है माइनस PE, इक्वेशन नंबर 1। अभी तक हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। वो कब निकालनी है, वो जब निकालनी है जब डायपोल को आप रोटेट कर दो, थीटा एंगल पर रख दो, थीटा कोण बनाते हुए ये किसी स्थिति पर आ जाए, तब स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। और बाय डेफिनेशन हमने कल डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन के इक्वल होती है। आप जितना कार्य करते हैं वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो मुझे सबसे पहले पूरा कार्य निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं डायपोल को, इस द्विध्रुव को अनंत से लेकर आ रहा हूं, तो ताने में मुझे कितना कार्य करना पड़ा, कितना करना पड़ा। ये मेरा वर्क डन है इस डायपोल को, इस द्विध्रुव को यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर। इतना वर्क डन हो गया। अब मुझे इसको घुमाने में क्या क्या कार्य भी देखना पड़ेगा। तो देखिए मैं रख कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब डायपोल को घुमा देते हैं, हम रोटेट कर देते हैं बाय थीटा एंगल। तो ये सपोज करो ये यहां पर घूम गया है, ये माइनस Q और ये प्लस Q। ऐसे रखा हुआ था आपका डायपोल, डायपोल ऐसे रखा हुआ था, ये ऐसे थीटा एंगल पर घूम गया है। घूमने पर इसने एंगल बना दिया कितना, थीटा। ठीक है, इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है प्लस से माइनस, मतलब यहां पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो फोर्स लगेगा इधर प्लस QE। माइनस चार्ज हमेशा प्लस के साइड से आकर्षित होते हैं, तो इस साइड फोर्स लगेगा और F इज इक्वल टू आएगा माइनस QE। हम ये पहले पढ़ चुके हैं टॉर्क में, बल आघूर्ण जहां मैंने पढ़ाया था वहां पर हम ये पहले पढ़िए। इसने यहां से ऐसे घूम गया, सपोज करिए ऐसे था आपका डायपोल, ये इतना रोटेट हो गया है। ठीक है, तो आपको घुमाने में कोई कार्य करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे वर्क डन निकालता हूं घुमाने के लिए W2। जब हम किसी भी डायपोल को रोटेट करते हैं टॉर्क की वजह से, बल आघूर्ण की वजह से, जब वो घूमता है, बल आघूर्ण जब इस पे कार्य करता है, टॉर्क जब इस पर एक्ट करता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा होता है टाउ डी थीटा। कहां से कहां तक एंगल बदला है, पहले ये कुछ ऐसा पड़ा हुआ था, कुछ ऐसा था, यहाँ पे माइनस Q इधर था और प्लस Q इधर था। अभी एस सिचुएशन से, ऐसी पोजीशन से इसने अपनी पोजीशन ऐसे बदल ली
कितना एंगल बदला, थीटा एंगल। तो जीरो देखो इस डायरेक्शन में ना, तो जीरो एंगल से कितने एंगल पे चला गया, ये थीटा एंगल पे चला गया है। तो इसको घुमाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, जिसका फॉर्मूला होगा टाउ डी थीटा। कहां से कहां तक, जीरो से थीटा तक। ठीक है, तो मैं बात करता हूं W2 की और जीरो से थीटा। टाउ की वैल्यू होती है PE sin थीटा, जो हम पहले निकाल चुके हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, देन W2 इक्वल टू P को मैं बाहर लेता हूं, मेरे पास है क्या बचा, sin थीटा d थीटा। देन W2 इक्वल टू PE sin थीटा का मैं इंटीग्रेशन करता हूं, समाकलन करता हूं, तो मेरे पास वैल्यू आती है माइनस का cos थीटा। कहां से कहां तक, जीरो से थीटा तक की लिमिट है। देन W2 इक्वल टू माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं। जब मैंने बाहर लिया और लिमिट सॉल्व की, तो पहले मैं थीटा रखूंगा यहाँ पे cos थीटा और एक बार रखूंगा cos जीरो। पहले थीटा फिर लिमिट जीरो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। देन W2 इक्वल टू माइनस को वापस अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। यहां पर लिख देता हूं cos थीटा। cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब माइनस को मैं अंदर लेके जाऊं वापस, तो देखो ये जैसे अंदर गया, cos माइनस जैसे अंदर गया, ये cos थीटा माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ये मेरे को घुमाने में क्या क्या कार्य हो गया। तो देखिए यहां पर डाइपोल को जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाते हो, उससे पहले टोटल वर्क डन कितना होता है, आप पहले डाइपोल को इस द्विध्रुव को लेकर आते हो, लाने में इतना काम करना पड़ता है। फिर इसको इस पोजीशन पे है ना, जीरो एंगल से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर आप इसे रोटेट करते हो, घुमाते हो, तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, इतना कार्य करना पड़ता है। तो कुल कितना कार्य हो गया आपसे, आपने कितना टोटल वर्क डन कर लिया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर डायग्राम में रख कर देता हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सो टोटल वर्क डन, अतः कुल कार्य आपने जो टोटल वर्क डन किया है वो है W1 प्लस W2। अब W1 की बात की जाए तो W1 है हमारे पास माइनस का PE, और जब W2 की बात की जाए तो हमारे पास W2 ये है PE 1 माइनस cos थीटा। देन W इक्वल्स टू माइनस PE प्लस PE माइनस PE cos थीटा। मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है, P से P कैंसिल आउट हो गया है और W2 इक्वल्स टू हो गया माइनस PE cos थीटा। ये मेरा टोटल वर्क डन हो गया है, कुल कार्य हो गया है। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि किया गया कुल कार्य, यानी टोटल वर्क डन ही हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसका मतलब इस सिचुएशन पे थीटा एंगल पर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल वर्क डन के इक्वल होगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। तो यही स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। अब घबराना नहीं है, याद रखना है, जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछे आप वर्क डन निकाल लीजिए। वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो आपको फॉर्मूले में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अभी लिख देता हूं मैं। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस PE cos थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट केस की। केस फर्स्ट में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब एंगल 0 हो तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। जब cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो u की वैल्यू दे जाएगी माइनस PE। यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है उसको अपनी जगह से हिलने के लिए एनर्जी की जरूरत है। कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आती है तो समझ जाओ वो बिना किसी सहारे के वहां से नहीं हिल सकता, नहीं हिल सकता है, वो वहीं पर रहेगा, सेम सिचुएशन सेम पोजीशन में रहेगा। इसका मतलब उसकी कंडीशन कौन सी कहलाएगी, स्टेबल। जब तक उसे एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलेगी अपनी जगह से नहीं हिल सकता, मतलब उसकी पोजीशन फिक्स हो गई है, मतलब उसकी स्टेबल कंडीशन हो गई है। स्टेबल यानी संतुलित अवस्था।
संतुलित या स्थायी अवस्था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90, देन जब थीटा 90 डिग्री हो तो कोस थीटा की वैल्यू जाती है 0 और पोटेंशियल एनर्जी जाती है 0। यहां कोई मतलब ही नहीं है। तीसरा केस देखो, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180, देन कोस थीटा, यानी थीटा यदि 180 डिग्री हो, 180 हो तो कोस थीटा यानी कोस 180 की वैल्यू हो जाती है -1। कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 और अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई है +P। मतलब इसके पास पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव यानी खूब सारी एनर्जी पहले से ही ज्यादा है। तो सपोज करिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है आज जेब में, तो क्या मैं बाहर मार्केट में घूमने जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, घर पे रहूंगा, क्योंकि पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है, नहीं जाऊंगा, मतलब मेरी कंडीशन हो गई स्टेबल, सबकी बातें सुनूंगा, सबकी बात मानूंगा, संतुलित और स्थायी अवस्था में। लेकिन यदि मेरे पास आज ही 1 लाख रुपए आ जाए और मुझे फुल छूट है उनको खर्च करने की, तो पक्का मैं सुबह उठूंगा और आज पूरे मार्केट में घूमूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा, पूरा खर्च करके आऊंगा। आगे मेरी बात समझ में, क्योंकि आज मेरे पास लक्ष्मी आई है, खूब पैसे आए हैं, मजे करके उड़ाने, तो मैं नहीं समझूंगा और वो मेरी अनस्टेबल कंडीशन होगी। मतलब जब एनर्जी आपके पास पॉजिटिव है, एनर्जी ज्यादा है, तो अब ये अनस्टेबल कंडीशन है, यानी अस्थायी अवस्था, अस्थायी या असंतुलन। बोर्ड एग्जाम में, एनटीएस एग्जाम में, आईआईटी जेईई, नीट टाइप के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी स्टेबल है, कौन सी अनस्टेबल है, कितने डिग्री पर स्टेबल बनती है, कितनी डिग्री पर अनस्टेबल बनती है। तो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप खुद समझ सकते हैं नेगेटिव एनर्जी के लिए और पॉजिटिव एनर्जी के लिए। नेगेटिव एनर्जी में स्टेबल, पॉजिटिव एनर्जी में अनस्टेबल। नेगेटिव तब आएगी जब कोस थीटा गायब हो, यानी 1 हो, 1 के लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए। और पॉजिटिव तब आएगी जब यहाँ -1 हो, इसका मतलब कोस थीटा -1 तब होता है जब थीटा 180 डिग्री होता है। आगे मेरी बात समझ रहे? तो आज की क्लास में हम इतना पढ़ने वाले, कल की क्लास में इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। तो हो जाइए तैयार, मिलकर आग लगानी है, मिलकर आग लगानी है। कहा ना मैंने आपको, जब तक फोड़ेंगे तब तक डटेंगे नहीं, जब तक कि हम कुछ कर नहीं लेते, ठीक है। जम के फोड़ना है, जम के इसको इसके साथ खेलना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मजे लेने सब्जेक्ट के, ठीक है। इतना रस निचोड़ देना है कि फिजिक्स हमें आसान लगने लगे और मजा आने लग जाए, ठीक है। हरा कर दिखाएंगे कि फिजिक्स आजा, देखता हूं तेरे में कितना दम है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में बड़े सुपर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक आप प्रीवियस क्लासेस अटेंड करिए, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ताकि न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल लेके आने वाला हूं मैं, कुछ खास अपीयरेंस होने वाला है आपके लिए, बड़ा ही धांसू होने वाला है। बस थोड़ा दिल थाम के बैठिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।